गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो डायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत फोर्थ वी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में आपको करवा चुका हूं। अब मैं ले रहा हूं आपका एग्जाम्पल नंबर 3 फोर्थ वी एक्सरसाइज का। ठीक है ना। फोर्थ वी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बुक के अंदर से, आप लोग अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोगों से कहना चाह रहा है एम द्रव्यमान का एक कण एक हल्की डोरी द्वारा एक स्थिर बिंदु से लटका हुआ है। ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में से अपनी बुक अब इंग्लिश मीडियम की बुक में से क्वेश्चन पढ़ लेंगे अपना, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम की बुक में से अपना क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो देखो यहाँ पर आपसे कहा गया है एम द्रव्यमान का एक कण है जो एक डोरी द्वारा लटका हुआ है। ये हमने एक डोरी मान ली, ओ पॉइंट से लटकी हुई है, और यहाँ पर एक द्रव्यमान एम द्रव्यमान का एक कण लटका हुआ है और ये पॉइंट हमने ए मान लिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे जैसे अपन सवाल को पढ़ते जाएं वैसे वैसे सवाल को करते जाएंगे। तो यहाँ पर एम द्रव्यमान का एक कण एक डोरी द्वारा लटका हुआ है। डोरी की कितनी लंबाई है ये हमें सवाल में नहीं दी गई है, तथा इसे लघु ऊर्ध्व विस्थापन दिया गया है। अब ये जो कण है एम द्रव्यमान का, इसे लघु ऊर्ध्व विस्थापन दिया गया है, स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसको दिया गया है। इसका मतलब इस पार्टिकल को थोड़ा सा नीचे खींचा और नीचे खींच करके इसको छोड़ दिया। जैसे ही इस पार्टिकल को जो नीचे खींच करके छोड़ देंगे तो इस तरह से मोशन करने लग जाएगा। इस तरह से ये पार्टिकल हमारा क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। ठीक है ना। तो इसको खींच करके और छोड़ दिया तो इसके अंदर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इस तरह से ये मोशन कर रहा है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि संतुलन की अवस्था में, कि जब हमने इसमें पार्टिकल लटका दिया तो लटकाने के बाद अब पार्टिकल लटका हुआ है। ठीक है ना। तो देखो पहले इसमें क्या था कि डोरी है, ये तो हमारी ओ ए जो है डोरी है, अभी इसमें कुछ लटका हुआ नहीं है। और जैसे ही इसमें हम स्मॉल एम द्रव्यमान बांधते हैं तो स्मॉल एम द्रव्यमान बांधने के बाद डोरी जो है वो बिंदु बी तक आ जाती है। मतलब ओ ए जो है वो डोरी की स्वाभाविक लंबाई है। और जैसे ही इस स्वाभाविक लंबाई की डोरी में हमने क्या बांधा, पार्टिकल बांधा, एम द्रव्यमान का कण बांधा, तो डोरी की जो लंबाई है वो ओ बी हो गई, डोरी खिंच करके बी तक आ गई। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, संतुलन की अवस्था में डोरी की लंबाई स्मॉल एल है। संतुलन की अवस्था में डोरी की लंबाई स्मॉल एल है, मतलब ओ से लेकर के बी तक जो डोरी की लंबाई है ये हमको टोटल दे रखी है एल, कि ओ से लेकर बी तक डोरी की जो टोटल लंबाई है वो हमारे पास स्मॉल एल है। अब ओ से बी तक डोरी की टोटल लंबाई स्मॉल एल है, साथ में हमें दे रखा है दोलन आवृत्ति एन प्रति सेकंड है। हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है। यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी, बोले तो आवृत्ति जो है वो आपको दे रखी है स्मॉल एन। फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का उल्टा होती है। स्मॉल एन बराबर होता है 1 कैपिटल टी। कैपिटल टी आवर्तकाल है। तो ये हमसे कह रहा है सिद्ध करो कि डोरी की स्वाभाविक लंबाई, डोरी की जो स्वाभाविक लंबाई है उसका मान हमको लाना है, और उसका मान हमें लाना है, हमसे बोल रहा है सिद्ध करो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, डोरी की स्वाभाविक लंबाई बराबर, ये हमको लाना है स्मॉल एल माइनस स्मॉल जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ये हमें यहां पर सिद्ध करना है। तो ये हमें यहां पर सिद्ध करना है। तो इस बात को कैसे हम लोग यहां पर सिद्ध करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो अपन चित्र का वर्णन करें। जब भी कोई भी सवाल करें तो आपको सबसे पहले चित्र का वर्णन करना है। तो चित्र में क्या है, सबसे पहले तो ओ ए स्वाभाविक डोरी थी, डोरी की स्वाभाविक लंबाई ओ ए है। तो चित्र में दर्शाए अनुसार स्वाभाविक लंबाई स्मॉल ए, स्वाभाविक लंबाई स्मॉल ए जो है डोरी की,
ये हमें ज्ञात करनी है, प्रश्न में नहीं दे रखी है, तो इसको मैंने माना है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया मैंने माना, स्मॉल ए माना कि लंबाई स्मॉल ए की डोरी ओ ए, डोरी कौन सी है, ओ ए है, ये बिंदु ओ से लटकी हुई है। स्वाभाविक लंबाई स्मॉल ए की जो डोरी है ओ ए, वो बिंदु ओ से लटकी हुई है। अब ओ ए की लंबाई है हमारे पास स्मॉल ए, ओ ए बराबर स्मॉल ए, ठीक है ना। स्मॉल एम अब इसमें बिंदु ए पर हमने क्या करा, एम द्रव्यमान का एक कण बांधा। अब जैसे ही डोरी में हमने कोई कण बांधा तो डोरी के अंदर थोड़ा सा विस्तार होगा, तो डोरी बिंदु ए से खिंच करके कहां पर आ गई, बिंदु बी पर आ गई। तो यहां पे लिख रहे हैं डोरी में स्मॉल एम द्रव्यमान का, डोरी में स्मॉल एम द्रव्यमान का कण बांधने पर संतुलन की अवस्था में डोरी OB है, जहां OB बराबर L, OB बराबर L, संतुलन की अवस्था में डोरी की लंबाई हमको L दे रखी है और ये हमने प्रश्न में से लिखी है। यहां पर मैंने लिख दिया प्रश्नानुसार, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है कि डोरी की जो स्वाभाविक लंबाई है OB है और OB का मान हमारे पास कितना है, L है। तो OB इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया, L हो गया। अब समझना बात को, OB का मान L हो गया, संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में एक बात हमें यहां पर पता होनी चाहिए, संतुलन की अवस्था में क्या पता होना चाहिए कि कण का जो भार है वो बराबर होगा डोरी में तनाव के। जब कण को इस तरह से बांध दिया जाता है, लटका करके छोड़ दिया जाता है, तो उस कंडीशन में जब अभी डोरी के अंदर कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में कण का जो भार है, यहां पर कण का जो भार है वो नीचे की तरफ काम करेगा। कण का भार कितना होता है, mg, और ये किधर काम करता है, नीचे की तरफ काम करता है। बराबर होगा डोरी में तनाव के, बराबर किसके होगा, डोरी में तनाव। अब डोरी में तनाव कहां होगा, ऊपर, और हुक का नियम होता है डोरी में तनाव निकालने के लिए लैम्डा। लैम्डा हमने डोरी का क्या मान लिया, प्रत्यास्थता गुणांक, कि मान लो डोरी का जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो कितना है, लैम्डा, ठीक है ना। अब लैम्डा प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट हो गया, इनटू में क्या आएगा, डोरी में विस्तार। अब देखो डोरी की स्वाभाविक लंबाई a थी, कण बांधने के बाद, मतलब यहां से यहां तक डोरी की स्वाभाविक लंबाई स्मॉल a ये हमने मानी थी, और जैसे ही हमने m द्रव्यमान का कण बांधा तो डोरी की लंबाई हो गई L। तो डोरी में विस्तार कितने का हुआ भाई, तो डोरी में विस्तार हुआ L-A का। डोरी में विस्तार कितने का हुआ, L-A का। तो डोरी में विस्तार हो गया साहब L-A का, बटे डोरी की स्वाभाविक लंबाई कितनी हो गई, A हो गई, ठीक है ना। तो mg बराबर हो गया लैम्डा L-A अपॉन A। ये इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1 अभी, ठीक है। यहां तक की बात हम लोगों को समझ में आ गई, यहां तक की चीजों को आप नोट कर लीजिए। चाहे तो आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से कॉपी में इसको नोट कर लें अच्छे से, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं अपन ऊपर की तरफ। अब हमने क्या किया, इसके अंदर SHM कराते हैं, हमको इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है स्मॉल n। इतना काम करने के बाद अभी तो संतुलन की अवस्था में हमने बात करी। अब प्रश्न वाला ये कह रहा है कि जो m द्रव्यमान का कण है जो अभी बिंदु B पर बंधा हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच करके और छोड़ दें, लघु ऊर्ध्व विस्थापन दे करके छोड़ दिया जाए, तो इसके अंदर SHM होगी। तो हमने क्या किया, इस द्रव्यमान को बिंदु B से बिंदु C तक मैंने खींचा,
कहां तक खींचा, बिंदु सी तक खींचा, और बिंदु सी तक खींच करके छोड़ दिया। छोड़ने पर किसी समय स्मॉल टी पर मैंने देखा तो किसी समय स्मॉल टी पर पार्टिकल पी पर था, और पी की जो बी से दूरी है ये मान लो हमारे पास एक्स है। तो हमने क्या किया, अब कण को बिंदु बी से सी तक खींचकर छोड़ दिया जाए तो किसी समय स्मॉल टी पर कण की स्थिति, किसी समय स्मॉल टी पर कण की स्थिति बिंदु P पर है, जहां BP बराबर x। अब बिंदु P तक हमने ला करके, बिंदु C तक ला करके उसको छोड़ दिया तो कण ऐसे 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 गति कर रहा है। किसी समय हमने देखा, उसका फोटो लिया, तो मान लो उस समय पार्टिकल यहां पर मुझे नजर आया। अब गति का समीकरण लिखें, गति का समीकरण। तो गति का समीकरण क्या लिखा जाता है, गति का समीकरण लिखते हैं हम m d2x अपॉन dt2 बराबर, m d2x अपॉन dt2 परिणामी बल को दिखाता है, रिजल्टेंट फोर्स को दिखाता है। रिजल्टेंट फोर्स m d2x अपॉन dt2 किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। m d2x अपॉन dt2 किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। अब m d2x अपॉन dt2 नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहां पर देखो बिंदु P पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। बिंदु P पर लगने वाले बलों को देखो तो इसका भार mg नीचे लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, तनाव, ऊपर क्या लग रहा है, तनाव। अब ऊपर जो तनाव लग रहा होगा कैपिटल T बराबर लैम्डा। अब देखो जब पार्टिकल बिंदु P तक देखें, A से P तक दूरी में कितना विस्तार हो गया, O से B तक अगर विस्तार देखें, ये पूरी लंबाई L है, ये A है, तो AB का जो मान है वो L माइनस A आ गया। ये जो लंबाई है, इतनी सी लंबाई की अगर मैं बात करूं, ये लंबाई, तो ये लंबाई हमारे पास कितनी है, L माइनस A से B तक, और B से P तक x है, तो A से P तक कितनी हो जाएगी, डोरी में जो विस्तार है अभी A से लेकर P तक का है, तो A से लेकर P तक टोटल लंबाई कितनी हो गई, L माइनस A और प्लस x। तो ये हो गया हमारे पास लैम्डा L माइनस A प्लस x बटे डोरी की स्वाभाविक लंबाई। ये इसमें तनाव लग रहा है ऊपर, और परिणामी बल हमने लिखा है ये m d2x अपॉन dt2 बराबर। तो m d2x अपॉन dt2 बराबर क्या हो जाएगा, ये किधर होता है, x के बढ़ने की दिशा में। x किधर बढ़ेगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो नीचे की तरफ लगने वाला बल mg, और माइनस ऊपर की तरफ लगने वाला बल तनाव कितना हो जाएगा, लैम्डा L माइनस A प्लस x बटे A। ठीक है ना। ये समीकरण 1 हमारे बहुत ज्यादा काम का है। इस समीकरण 1 को मैं इधर साइड में लिख लेता हूं, अभी काम आएगा हमारे। mg बराबर लैम्डा L माइनस A अपॉन A, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, तो ये हमारे पास अभी लिखा हुआ है। नीचे से इसको मिटा देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हम सवाल के अंदर निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर डोरी की स्वाभाविक लंबाई को हम लोग यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसको जब सॉल्व करोगे, इधर से ये ऐसे के ऐसे ही आ गया, m d2x अपॉन dt2 बराबर, ये हमारे पास mg हो गया, माइनस अब ये जो लैम्डा L माइनस A अपॉन एक्स हो गया, इसको मैं पूरे को एक मानूं L माइनस A को, तो माइनस लैम्डा L माइनस A अपॉन A, तो लैम्डा L माइनस A अपॉन A आ गया, और माइनस लैम्डा को x से गुणा करेंगे तो माइनस लैम्डा x अपॉन A आ जाएगा, माइनस लैम्डा x अपॉन A आ गया हमारे पास साहब। अब इस तरह से जब हमारे पास आया तो समीकरण 1 से ये दोनों आपस में बराबर हैं, mg बराबर है लैम्डा L माइनस A अपॉन A के, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कहां से कट जाएंगे, समीकरण 1 से, ब्रैकेट में लिख देना समीकरण 1 से कट गए। अब m को मैं उधर भेज दूं, तो m को इधर भेज दूं तो d2x अपॉन dt2 बराबर हमारे पास हो गया माइनस लैम्डा अपॉन am,
इनटू हो गया x, ठीक है। अब लैम्डा अपॉन am इंटू एक्स हो गया। तो जो समीकरण 1 था, इस समीकरण 1 से मैं लैम्डा अपॉन am का अगर मान निकालूं तो कितना आएगा साहब, m नीचे जाएगा, लैम्डा अपॉन am, और l माइनस ए को इधर ले आऊं तो ये आ जाएगा g अपॉन l माइनस ए। ध्यान से आप देखो, m को ले गए नीचे, l माइनस ए को ले आए इधर, तो लैम्डा अपॉन am का मान किसके बराबर आ गया, g अपॉन l माइनस ए के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहां पर लैम्डा अपॉन am का मान लगा दूं तो माइनस g अपॉन l माइनस ए इंटू एक्स आ गया, ठीक है ना। और इसको मैंने लिख दिया बराबर माइनस म्यू एक्स, ठीक है ना। g अपॉन एल ए को मैंने क्या मान लिया, म्यू मान लिया, जहां म्यू बराबर किसको लिया है मैंने, g अपॉन एल माइनस ए को लिया है। म्यू का मान हो गया हमारे पास g अपॉन एल माइनस ए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सारी बात समझ में आ गई सभी को। अब यहां तक की जब सारी बात आपको समझ में आ गई तो अब इसके बाद में अपन देखें, इसके बाद में देखिएगा ज़्यादा सवाल नहीं है, बस अब आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आने वाला है। थोड़ा सा धैर्य आप लोग बनाए रखें अच्छे से और चीज़ों को ध्यान से समझें, ठीक है ना। और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताते रहें कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, बातें किस तरीके से समझ में आपको आ रही है, पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमें ज़रूर आप लोग बताते रहें, अपना फीडबैक हमें देते रहें, ठीक है भाई। अब देखिएगा यहाँ पर हमने निकला तो यह समीकरण जो दर्शाता है, ये समीकरण किस बात को दर्शाता है कि कण की गति कैसी है, SHM है। ये इस बात को दर्शाता है कि कण की गति जो है वो SHM है। d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस म्यू एक्स, ये जो समीकरण होता है ये किसका होता है, सरल आवर्त गति का ही तो समीकरण होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो है ये। तो इसमें म्यू बराबर कितना है, यहां म्यू बराबर यही है। अब इसका आवर्तकाल कैपिटल T बराबर अगर अपन लिखें तो आवर्तकाल कैपिटल T लिखने का जो सूत्र हमने आपको बताया है, सेकंड चैप्टर से हम इस फॉर्मूले को पढ़ते आ रहे हैं। तो आवर्तकाल का सूत्र होता है SHM के अंदर T बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू। अब इसके अंदर म्यू का क्या लगा देंगे, मान लगा देंगे। म्यू बराबर कितना है, g अपॉन एल माइनस ए, और T का मान कितना है, देखो आवृत्ति दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है n, और फ्रीक्वेंसी n है, फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो T का मान हो जाएगा 1 अपॉन n बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन रूट म्यू। अब इसमें दोनों तरफ कर दो स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। ये हमारे पास म्यू का मान आ गया। मुझे निकालना है डोरी की स्वाभाविक लंबाई, a का मान चाहिए मेरे को, तो a का मान, तो म्यू का मान लगाओ। म्यू किसको माना है हमने, g अपॉन एल माइनस ए को माना है, तो म्यू की जगह पर लिख दो आप g अपॉन एल माइनस ए बराबर आपके पास हो गया 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। a का मान चाहिए अपने को, तो a का मान चाहिए तो नीचे से इसको साफ कर दीजिए। अब आप इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों तरफ क्या कर दो, इसको नीचे ले आऊं, इन दोनों मानों को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले जाएं। तो l माइनस ए का जो मान है, l माइनस ए बराबर आपके पास हो जाएगा g अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। a का मान चाहिए तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, a बराबर आपके पास में आ जाएगा स्मॉल a इक्वल टू l माइनस g अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। और a का जो मान है वो ही तो डोरी की स्वाभाविक लंबाई है, यही तो हमें सिद्ध करना था कि डोरी की स्वाभाविक लंबाई l माइनस जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर होगी। तो यहां पर लिख देंगे अतः डोरी की स्वाभाविक लंबाई बराबर कितनी है, l माइनस जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर।
अतः डोरी की स्वाभाविक लंबाई क्या है, L माइनस जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर डोरी की स्वाभाविक लंबाई है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या था, 3 था। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक कीजिए, वापस कीजिए, फिर से देखिए। देखो जब तक कोई बात समझ में नहीं आती तब तक उसको अच्छे से समझो। नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक करो, फिर देखो, फिर बैक करो, फिर देखो, समझ में 100% आपको आएगा, आना पड़ेगा। समझ में आएगा कैसे नहीं भाई, बस जरूरत है आपको ध्यान से देखने की, ध्यान से सुनने की, और अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए बेटा। ये आपकी धरोहर है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत है अगर आपको है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, तो मैं आपकी और भी हेल्प कर सकता हूं जो भी मेरे से बनेगी। ठीक है भाई, ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, देखिएगा। हाँ भाई स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 4। 3 के बाद एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, उस बात को अपन लोग ध्यान से समझते हैं। अपनी अपनी बुक के अंदर आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ें। एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है, क्या उसके विचार हैं, फिर अपन इस बात को देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 का जो हिस्सा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको एक बार पढ़कर सुनाता हूं। अब अपनी किताब में पढ़ लें। अभी मैं चित्र बनाऊंगा तो चित्र में आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा कि क्या प्रश्न में दे रखा था और क्या हमें करना है। ठीक है, एक बार सुन लीजिए प्रश्न को, और आप चाहें तो मैं बोल रहा हूं अपनी कॉपी में लिख लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो। स्मॉल एल स्वाभाविक लंबाई की किसी डोरी का एक सिरा बिंदु ए पर स्थिर है। स्मॉल एल लंबाई की एक डोरी है, उसका एक सिरा जो है वो बिंदु ए पर स्थिर है, और दूसरा सिरा जो है वो एक पत्थर से बंधा हुआ है, तथा दूसरा सिरा एक पत्थर से बंधा हुआ है जिसका भार संतुलन की अवस्था में डोरी को L1 लंबाई तक बढ़ा देता है। पत्थर का जो भार है वो स्मॉल L लंबाई की डोरी में स्मॉल L1 लंबाई तक बढ़ा देता है, डोरी की लंबाई को L से लंबाई को L1 कर देता है। तो डोरी में विस्तार कितना हुआ, पहले डोरी की लंबाई L थी, पत्थर बांध दिया, पत्थर लटका दिया, तो डोरी की लंबाई L1 हो गई। तो इसका मतलब डोरी में विस्तार हो गया L1 माइनस L का। ठीक है, अब ये कह रहा है सिद्ध करो कि यदि पत्थर A से विराम अवस्था से गिराया जाए तो वह संतुलन की स्थिति में अंडर L1 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर नीचे आकर तत्काल विराम अवस्था में आ जाएगा, विश्राम की अवस्था में आ जाएगा। अब देखिए इसकी ज्योमेट्री को समझिए, प्रश्न में क्या हमें दे रखा है और क्या हमें लाना है। एक डोरी है हमारे पास सांप A B, ये ए बी हमारे पास डोरी है, और इस ए बी की जो लंबाई है अभी वो हमारे पास L है। यहां से यहां तक डोरी की लंबाई L है, ठीक है ना। मतलब एक डोरी है, डोरी का एक सिरा बिंदु A से A पर स्थिर है, और दूसरा सिरा जो है बिंदु B पर। अब बिंदु B पर दूसरे सिरे पर हम क्या करते हैं, एक पत्थर बांध देते हैं। दूसरे सिरे पर अगर एक पत्थर बांधें तो पत्थर बांधने के कारण डोरी की लंबाई हो जाती है मान लो बिंदु O तक। यहां बिंदु मैंने O मान लिया, और बिंदु O होने पर डोरी की लंबाई को पत्थर L1 लंबाई तक बढ़ा देता है। पत्थर बांधने के बाद डोरी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है, L1 हो जाती है। तो इसका मतलब पत्थर बांधने से डोरी की लंबाई में जो विस्तार हुआ वो कितने का हुआ भाई, L1 माइनस L का ही तो हुआ। बात समझ में आई, डोरी की लंबाई में जो विस्तार हुआ वो कितना हुआ, L1 माइनस L का हुआ। अब हुआ क्या, स्थिति ऐसे नहीं थी। सवाल ये कहना चाह रहा है स्थिति ऐसे बनी है साहब कि पहले ये डोरी थी, ये डोरी जो है ना ये लटकी हुई नहीं है। यहां पर ये बिंदु A है, एक सिरा तो हमने बिंदु A पर बांध दिया डोरी का, और दूसरा सिरा अभी मेरे हाथ में है।
ठीक है ना, जैसे डोरी लटकी हुई है, ये यहाँ से मैंने अभी पकड़ रखी है, दूसरे सिरे पर पत्थर बांध करके मैंने लटका रखा है, मतलब ये पत्थर है, इस डोरी को मैंने यहाँ से उठाया और इसको यहाँ ले गया। अब मैंने यहाँ पे ले जाके डोरी को, अब जस्ट पत्थर को छोड़ दिया, झंझनाहट नीचे आएगी। तो जैसे ही डोरी के एक सिरा तो पंगा बंधा हुआ है खूंटी से, दूसरे सिरे पर पत्थर बंधा हुआ है, उसको अपन ऊपर ले गए, ऊपर लेकर वहां से जस्ट छोड़ दिया। जैसे यहां से पत्थर को छोड़ेंगे तो जो डोरी की लंबाई है, यहां से यहां तक जो कण आएगा वो तो आएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन के कारण, क्योंकि डोरी ढीली पड़ी है। और जब तक डोरी ढीली है, जब तक उसमें कोई टेंशन नहीं आता है, जब तक उसमें कोई तनाव नहीं आता है, तो पार्टिकल जो पत्थर आया है वो ऊपर से गति करता हुआ आया है। तो पत्थर ऊपर से गति करता हुआ आया, तो ए से बी तक उसकी गति गुरुत्वाकर्षण के कारण, और बी के बाद में उसमें तनाव आना शुरू हो जाएगा। अब बी के बाद में तनाव, पत्थर तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे आने से बेग बढ़ता जाएगा, बेग बढ़ता जाएगा। अब ये ऐसा भी नहीं कि बेग बढ़ता जाएगा तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, क्योंकि डोरी से बंधा हुआ है, डोरी उसको एक निश्चित लिमिट तक ही तो नीचे जाने देगी, ये थोड़ी बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो नीचे मान लो ये हमारे पास बिंदु सी तक आता है, बिंदु सी पर आकर के ये विराम अवस्था में आ जाता है। बिंदु सी पर देखो, बिंदु ओ पर अगर आता है, बिंदु ओ पर कण क्या होता है, साम्य अवस्था में, बिंदु ओ इसके संतुलन की स्थिति है। नीचे आया विराम अवस्था में, लेकिन यहां भी नहीं रुका, एसएचएम करने के बाद थोड़ी देर पहले ये ऐसे 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 गति करता रहेगा, गति करते 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 फिर ये संतुलन में कहां पर जाकर के आएगा, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर ये संतुलन में आएगा। ये संतुलन वाली स्थिति है, मतलब इस जगह पर ऊपर लगने वाला तनाव और नीचे लगने वाला भार क्या होता है, बराबर। तो हमें ये देखना है कि नीचे विराम अवस्था में ये बिंदु सी पर आया, तो संतुलन वाली स्थिति से कितना नीचे जाकर के विराम अवस्था में आएगा, ये मुझे पता करना है। ओ से सी की दूरी कितनी है, ये मुझे निकालकर बतानी है। ये हमारे पास प्रश्न है। अब देखिए साहब, ये तो सवाल अपन ने समझ लिया, सवाल में क्या कह रहा था। अब सवाल ने गति, पत्थर को हमने ऊपर ए से छोड़ा, तो पहले तो पत्थर की ए से बी तक गति देखते हैं। पत्थर की ए से बी तक गति, और पत्थर की ए से बी तक जो गति है वो है गुरुत्वाकर्षण के अधीन। इस बात को समझना, पत्थर की ए से बी तक जो गति है वो है गुरुत्वाकर्षण के अधीन, ठीक है। अब ए से बी तक पत्थर गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के सूत्र लगाएं। तो इसमें प्रारंभिक वेग बिंदु ए से जब उसको छोड़ा 0 था, अंतिम वेग बिंदु बी पर बी बी बराबर, ये हम बी बी मान लेते हैं, मतलब बिंदु बी पर वेग मान लो बी बी है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जो त्वरण लगेगा, एक्सीलरेशन लगेगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, वो कितना लगेगा, जी, ठीक है ना। और डिस्टेंस, विस्थापन जो है वो कितना है, एल है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट जो इसने तय किया है, दूरी जो इसने तय की है ए से बी तक, डोरी की लंबाई एल है। इन सब में लगा सकते हैं अपन गति का तृतीय समीकरण। तो गति के तृतीय समीकरण से, अब गति के तृतीय समीकरण से क्या हो जाएगा साहब, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, गति का तीसरा समीकरण होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर बी स्क्वायर की जगह तो लगा देंगे बिंदु बी पर वेग, प्रारंभिक वेग 0, ऊपर से नीचे आ रहा है प्लस 2gl, तो बिंदु बी पर वेग bb बराबर हो गया √2gl। जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आया तो ये हमें ध्यान रखना है कि उस समय बिंदु बी पर जो वेग था, bb का जो मान था, वो हमारे पास √2gl था। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हमारे काम आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। संतुलन की अवस्था में वो कहाँ पर है, O पर है। तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में बिंदु O पर क्या हो जाएगा, संतुलन में कब होगा, जब कण का भार mg, नीचे लगने वाला बल बराबर
ऊपर लगने वाला तनाव। अब बिंदु ओ पर तनाव कितना लगेगा, प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा है, तो डोरी में विस्तार कितना है बिंदु ओ पर, L1 माइनस एल का, तो L1 माइनस एल बटे स्वाभाविक लंबाई डोरी की कितनी हो गई, स्मॉल एल हो गई। तो mg बराबर हो गया लैम्डा L1 माइनस एल बटे एल। ठीक है ना, इसको भी अपन इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमने मान लिया कि कण बिंदु सी पर जाकर विरामावस्था में आ जाता है तथा किसी समय स्मॉल टी पर कण बिंदु पी पर है। गति का समीकरण लिखने के लिए जहां ओपी का जो मान है ये हमारे पास क्या है, एक्स है, हमने लिख दिया माना पत्थर, पत्थर है तो पत्थर लिखेंगे अपन सवाल में, बिंदु सी पर क्षणिक विराम अवस्था में आता है, क्षणिक छोटे से समय के लिए, और फिर वापस जीरो हुआ, वापस ऊपर गया, है कि नहीं, क्षणिक विराम अवस्था में आता है। तथा किसी समय स्मॉल टी पर स्थिति पी पर है जहां OP बराबर x, जहां OP का जो मान है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, अब अपन लिखते हैं इसका गति का समीकरण। बिंदु P पर गति का समीकरण क्या होगा वो अपन लोग लिखते हैं। बिंदु B पर वेग ये हमने लिख ही लिया, ये हमारे काम आएगा। एक ये समीकरण 2 और हमारे काम आएगा, तो इसको मैं लिख लेता हूं इधर ताकि ये मुझे ध्यान रहे। mg बराबर लैम्डा L1 माइनस एल बटे एल, ये हमारे काम आएगा मान लगाने के। ये थ्योरी हमने यहां पर लिखी थी। अब देखिए साहब, इस तरह से ये हमने इसको लिख दिया, तो कण की गति का समीकरण, पत्थर की गति का समीकरण बिंदु P पर। अब बिंदु P पर कण की जो पत्थर की गति का समीकरण है वो क्या लिखा जाता है, m d2x अपॉन dt2 बराबर क्या लग रहा होगा बिंदु P पर, भार mg नीचे माइनस, अब यहां पर तनाव कितना होगा, बिंदु P पर तनाव चाहिए ऊपर की तरफ, तनाव के लिए सबसे पहले तो लैम्डा इनटू में आएगा डोरी में विस्तार। अब बिंदु P पर विस्तार कितना है, स्वाभाविक लंबाई तो L, विस्तार है B से P तक, तो ये लंबाई है L1 माइनस एल और ये लंबाई है x, तो विस्तार हो गया L1 माइनस एल प्लस x और बटे स्वाभाविक लंबाई। ये हो गया इसका गति का समीकरण। सॉल्व करेंगे इसको तो m d2x अपॉन dt2 बराबर mg माइनस लैम्डा से अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा L1 माइनस एल और माइनस कितना हो जाएगा, लैम्डा x बटे में L इसके भी और बटे में L इसके भी। समीकरण नंबर 2 हमने ये लिखी हुई थी और समीकरण 2 से ये वाला मान जो है इस वाले मान के बराबर है। m को मैं इधर ले जाऊं तो d2x अपॉन dt2 बराबर हो गया माइनस लैम्डा अपॉन lm इंटू एक्स। ठीक है, अब लैम्डा अपॉन lm का मान लगा दूं, m को नीचे ले आऊं, L1 माइनस एल को इधर ले जाऊं, तो लैम्डा अपॉन lm का जो मान है वो आ जाएगा g अपॉन L1 माइनस एल। ये हो गया हमारे पास d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस g अपॉन L1 माइनस एल इंटू एक्स। अब मुझे क्या करना है, O से C तक डिस्टेंस निकालनी है, मतलब मुझे x का मान निकालना है जहां पर वेग 0 हो जाए। तो जहां पर वेग 0 है वहां पर x का मान चाहिए, तो इसके लिए मुझे b और x में रिलेशन लाना पड़ेगा। तो b और x में रिलेशन लाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो d2x अपॉन dt2 है इसको मैंने अभी लिखा b dv अपॉन dx बराबर माइनस g अपॉन L1 माइनस एल इंटू एक्स।
अब मुझे b का मान निकालना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो b वाले मान एक तरफ और x वाले मान एक तरफ, dx को मैं इधर ले जाता हूँ। dx को जब मैं इधर की तरफ ले जाऊंगा तो क्या हमारे पास में आएगा, जरा देखिए, ऊपर से इसको साफ कर देते हैं अपन। तो ये हमारे पास में आएगा v dv बराबर माइनस g अपॉन L1 माइनस L और इनटू में x इनटू में dx, दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस g अपॉन L1 माइनस L इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस k। ये समीकरण हमारे पास में आ गया। अब मुझे चाहिए k का मान। k का मान निकालने के लिए मुझे ये देखना है कि मुझे x के किस मान पर वेग पता है। तो देखो, मुझे बिंदु b पर वेग पता है कि बिंदु b पर 20 के बाद में पूरी गति SHM है। a से b तक तो गति कैसे थी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। स्वाभाविक लंबाई तक गति गुरुत्वाकर्षण के कारण, स्वाभाविक लंबाई के बाद में गति SHM के कारण। तो बिंदु b पर वेग इतना है, लेकिन बिंदु b पर अगर हम बात करें, b बराबर √2gl है और x बराबर कितना होगा, o के ऊपर जो o से ऊपर डिस्टेंस कितनी है, L1 माइनस है, लेकिन ऊपर की तरफ है तो माइनस, नीचे होती तो पॉजिटिव। तो x बराबर हो जाएगा माइनस L1 माइनस L, क्योंकि डिस्टेंस L1 माइनस L है। तो मतलब इसमें x का मान L1 माइनस L लगाएंगे तो जो b का मान है वो 2gl लग जाएगा। ठीक है, लगाओ साहब, b का मान √2gl, तो b स्क्वायर का मान कितना लगेगा, 2gl अपॉन कितना आ जाएगा, 2 बराबर माइनस g अपॉन 2 पहले लिख दूं और L1 माइनस L इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, L1 माइनस L का होल स्क्वायर प्लस k। ये हमारे पास में आएगा। ठीक है साहब, ठीक है। अब इसको 1 मिनट यहां से साफ कर देते हैं अपन लोग। k का मान यहां से निकालना है, तो यहां से देखो L1 माइनस L से एक पावर कट जाएगी। ठीक है ना, यहां ये हमारे पास क्या होगा, k को जो है ना 2k/2 लिख देता हूं। यहां पर जो अपन k लिखा है, यहां भी बटे में 2, यहां भी बटे में 2 आ रहा है, तो इसको k/2 कर लो प्लस k/2। ठीक है ना, उससे एक मामला क्या है, थोड़ा सा सही लगता है, बटे में 2 बटे में 2 बटे में 2 सब कट जाएंगे। तो यहां से जब इस तरह से हमारे पास मान लगेगा तो कितना आ जाएगा, ये जो 2 2 2 हैं इनको तो हटा दो और ये हमारे पास हट गया, तो यहां से कितना बच गया, 2gl। ये बटे में k/2 क्यों माना, कंफ्यूज तो नहीं हुए, तो प्लस में जो कांस्टेंट मानते हैं उसको अपन कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हमने लिख लिया 2gl बराबर कितना हो गया, बराबर में हो गया हमारे पास माइनस g L1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस gl और प्लस हो गया k। अब k का जब मान निकालेंगे तो इधर 2gl में से एक gl कट गया, gl, और ये इधर जाकर के प्लस हो गया gl1 बराबर हो गया k। तो k बराबर हो गया g इंटू l प्लस L1। ये हमारे पास k का मान आ गया और ये k का मान लगा देते हैं इस समीकरण के अंदर। इसको समीकरण नंबर 3 डाल दें, तो समीकरण 3 में k का मान लिखने पर, समीकरण 3 में जब k का मान लिखोगे तो k का मान लिखने पर क्या आएगा साहब, यहां से बटे 2 बटे 2 बटे 2 उड़ा दो, b स्क्वायर बराबर माइनस g अपॉन L1 माइनस L इंटू एक्स स्क्वायर और k का मान लिख दिया g इंटू L प्लस L1, समीकरण नंबर 4। अब हमें ये पता करना है संतुलन के बाद कितनी दूरी पर वो विराम अवस्था में आता है। तो विराम अवस्था में आता है वो C पर। तो बिंदु C पर अगर अपन बात करें तो x का जो मान है वो OC हो जाएगा। O से C तक की जो लंबाई है वो बिंदु C पर x का काम करेगा और बिंदु C पर वेग का जो मान है वो हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर तो वेग का मान 0 लिख दिया बराबर माइनस g अपॉन हो गया L1 माइनस L और x का मान OC का स्क्वायर
प्लस जी इंटू एल प्लस L1 हो गया। इसको मैं इधर ले आऊं तो माइनस से हो जाएगा प्लस। मुझे OC का मान तो निकालना है कि OC का मान कितना है, यही तो मुझे बताना है कि संतुलन के नीचे कितनी दूरी पर जाकर पार्टिकल विराम अवस्था में आएगा। तो ये मुझे पता लगाना है। लगाते हैं साहब, अभी आता जाता है, बस आने वाला है आंसर आपका। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे साहब, इसको इधर ले आए तो ये हो गया G अपॉन L1 माइनस एल OC स्क्वायर और बराबर में हो गया G इंटू L1 प्लस एल। L प्लस L1 लिख दो, चाहे L1 प्लस L लिख दो, एक ही बात है। G से G कैंसिल, इसको इधर ले जाओ तो OC स्क्वायर बराबर L1 प्लस एल इंटू L1 माइनस एल, L1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और OC बराबर आ जाएगा अंडर रूट L1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और ये ही हमारा आंसर है। नीचे अपन इसको हिंदी में लिख देंगे, अतः पत्थर संतुलन की स्थिति से अंडर रूट L1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दूरी नीचे आकर के विराम अवस्था में आएगा, क्षणिक विराम अवस्था में आएगा। आ गई बात समझ में? तो आज यहाँ तक तैयार कीजिएगा। एक एग्जाम्पल नंबर 5 और आपका बचा हुआ है, तो उस एग्जाम्पल नंबर 5 को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।